Hello friends, myself Sambhav Gupta. I am preparing this video on the financial instruments. So this is the first chapter of the CA Institute. This is a very important standard, um, Ind AS 109 or IS 30, Ind AS 32 and the uh, Ind AS 107. So that is a disclosure. So quickly, first I will just explain you the concept of what is the meaning of the financial instrument. Because there's a lot of the students, they are facing the issue even after attending the classes also they are not able to understand the meaning of the financial asset, financial liability and the equity, which you can see here. So first I'm explaining my concept, so then we can quickly go through this material. So this is the first chapter, so this is for the accounting and the reporting of the financial instrument. Okay. So So I've just quickly prepared some notes in my running writing. So my apologies if my writing is not good, but yeah, but at least I will convey you the meaning of it. Uh, so rest assured for all the things. But yeah, but my apologies for that my writing is not good. Yeah. Okay. So meaning of the financial instrument here, if you see, uh, so in the meaning of the financial instrument, what is the meaning of the financial? So here I am just using the abbreviation, the financial instrument here. So the financial means financial, it is relating to the money. Always remember this thing. So financial means money in a simple word. So here I have just, if you see, as per, just go through what I am explaining you. So then quickly you can link it, what it is. Uh, and I will just explain you later on, like this is a problem which you will be facing, like means if you are not having the understanding in a simple manner about the financial instrument. So in hand, uh, like means what you are having in hand means आपके हाथ में जो चीज है अभी उसको करंटली व्हाट यू आर ओनिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती है, एक आपका कैश आता है और एक आपका इक्विटी शेयर्स आता है. सो कैश में मतलब आपका, जैसे आपका कैश अगर बैंक में भी पड़ा हुआ है या फिर इन हैंड है, तो वो भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है. एंड ये इक्विटी शेयर्स है. ओके, सो इक्विटी शेयर्स ऑफ योर ओन एंड प्लस योर द अपने खुद की कंपनी का, या फिर दूसरा आप दूसरी कंपनी का भी अगर आपने इक्विटी शेयर ओन कर रखा है, तो ये दोनों चीज आपका, इन सिंपल वर्ड कि यही दोनों चीज क्या कहते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद इसी को ही आगे फर्दर, लाइक अगर आपके हाथ में नहीं है लेकिन इन फ्यूचर यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पास कैश आएगा. ठीक है. लाइक कैश आएगा, लाइक एग्जांपल कि जैसे आपने डेटर्स हो गए. सो डेटर्स में आपको पैसा कलेक्ट करना है. से डेटर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू पे आफ्टर 3 मंथ्स, तो आपको 3 महीने के बाद आपको कैश मिलेगा. तो ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया. तो ये जो आपको फ्यूचर में भी मिलने वाला है कैश, या फिर आपके पास जो प्रेजेंट है, तो मतलब अल्टीमेटली क्रक्स क्या है कि कैश और इक्विटी शेयर्स है. ठीक है. तो और सिमिलरली अगर आपको इन फ्यूचर, लाइक सपोज इफ यू आर ए लिमिटेड, और आपको इन फ्यूचर क्या कहते हैं रिलायंस के शेयर्स मिलने वाले हैं, तो वो भी आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया. सो ये दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्यूचर में भी जो अगर आपको मिलने वाला है कैश या इक्विटी शेयर, या फिर जो आपके हाथ में अभी हैं, तो आपके हाथ में है वो तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपको जैसे फ्यूचर में जो अगर आपको कैश मिलने वाला है या फिर इक्विटी शेयर देने वाले हैं, सिमिलरली अगर आपने कोई डेट इशू किया है, तो आपको डेट में आपको फ्यूचर में कैश पे करना है. ठीक है. तो ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया. करेक्ट. सिमिलरली अगर आपका क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, तो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया ट्रेड रिसीवेबल. तो बाद में भी हम लोग और क्या कहते हैं एग्जांपल भी क्या कहते हैं करेंगे एज पर द इंस्टीट्यूट मटेरियल. तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको फ्यूचर में या तो कैश पे करना है या रिसीव करना है, वो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया. और इक्विटी शेयर आपको रिसीव हो रहा है या फिर पे करना है इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी शेयर, तो वो भी आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया. करेक्ट. तो अगर आपको जैसे पे करना है अगर आपको कैश फ्यूचर में, तो वो आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगा. और रिसीव, अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो, तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा. ठीक है. तो आप ये दो चीज़ ध्यान रखिए कि, तो ये केवल मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको बोल रहा हूँ, इन सिंपल वर्ड, कैश या फिर इक्विटी शेयर्स.
ओके, जो अभी आपके हाथ में है या फिर आपको फ्यूचर में मिलने वाला है या पे करने वाला है, तो उसी को हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, सिंपल मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नाउ वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑल्सो एज पर द स्टडी मटेरियल। तो लेकिन अभी आप ये सिंपल इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैश या इक्विटी शेयर जो आपके हाथ में है अभी, या फिर जो आपको फ्यूचर में रिसीव होने वाला है या फिर आप पे करने वाले हो। ठीक है, ओके। अब इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक चीज़ और क्या होती है कि आपके जो सेटलमेंट हो रहा होता है, सेटलमेंट मीन्स कि अभी ये एग्जांपल लेंगे कि इसमें सेटलमेंट में एक ग्रॉस होता है और एक नेट होता है। ठीक है। तो इसमें लाइक जस्ट सपोज इफ आई एम गिविंग वन सिंपल एग्जांपल, Samir is planning to purchase the shares of Reliance Limited after 3 months from Rajiv. Number of the shares 1000 at the price of 1200। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मली हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि जो मेरा जो रहता है स्टाइल, कि मैं इसको पिक्चर फॉर्म में दिखाता हूँ। तो जैसे समीर हो गया और ये आपका राजीव हो गया। ठीक है, तो दिस इज आफ्टर द 3 मंथ्स। तो समीर को क्या मिलने वाला है इन फ्यूचर, इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे आप समीर क्या कर रहा है, कैश पे करेगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखो तो अब जैसे ये इन फ्यूचर होने वाला है, तो इन फ्यूचर मीन्स ये वाला। सो इन फ्यूचर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको दो लेग बोलते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट लेग, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है और नेट सेटलमेंट क्या होता है। तो पिक्चर के फॉर्म में तो ये दो लेग्स हो गए। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस सेटलमेंट हो गया कि जिसमें आपके दो लेग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, कि अभी अगर आप ये देखोगे दोनों लेग में आपको या तो कैश है और एक इक्विटी शेयर है, तो ये दोनों ये चीज़ें जो फ्यूचर में आपका होने वाला है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। करेक्ट। और अगर सिमिलरली इसी में अगर मैं इक्विटी शेयर के बदले, तो ये जैसे अब मैं यहाँ पे साथ में टाइमलाइन भी बना रहा हूँ कि यू आर स्टैंडिंग हेयर। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड दिस पिक्चर इट इज देयर आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके बदले जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट फोकसिंग ऑन द ग्रॉस ओनली राइट नाउ, या इक्विटी शेयर के बदले सपोज मान लो कि राजीव जो है वो गुड्स देगा, लाइक पेन। ठीक है, पेन देगा, और ये फ्यूचर में होने वाला है, दोनों लेग फ्यूचर में सेटल हो रहे हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो ये तो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया क्योंकि कैश हो गया। लेकिन आपका ये जो दूसरा लेग जो है गुड्स से, ये पेन है, ये पेन आपका क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर नहीं है या फिर कैश भी नहीं है। तो ये फिर आपका ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके दोनों लेग क्या कहते हैं, अगर ग्रॉस सेटल्ड है तो आपका दोनों क्या कहते हैं लेग क्या कहते हैं, या तो कैश होना चाहिए, इक्विटी शेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये दोनों नहीं है, तो दोनों में से एक भी नहीं है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको स्टडी मटेरियल में कहीं नहीं मिलेगा। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इसको कैसे, इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे बोला जाता है। ठीक है, सो जस्ट आई एम गोइंग इनटू द निटी एंड ग्रिटीज। सिमिलरली अब इसमें क्या हो रहा है कि नेट सेटल क्या होता है कि सपोज मान लो कि अ, कि एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ ये आपका से मान लीजिए रिलायंस का शेयर हो गया 1300। तो समीर के लिए प्रॉफिटेबल पोजीशन हो गया कि समीर क्या कि ये अगर ये ग्रॉस सेटल होता है तो समीर क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर खरीद के वो आगे सेल भी कर सकता है, जिसके लिए उसको क्या कहते हैं 1300 माइनस 1200 इतने का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि 1200 में वो खरीद रहा है और 1300 में वो फ्यूचर में आगे सेल कर रहा है। तो अगर ये 1300 हो गया तो समीर ये इसको यहाँ पे जैसे बाई करेगा, तो इसमें जैसे अगर क्या बोलते हैं नेट सेटल में क्या हो रहा है कि ठीक है, राजीव बोल रहे हैं कि मैं आपको इक्विटी शेयर नहीं देता, मैं आपको कैश दे देता हूँ, जो भी आपका प्रॉफिट है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि समीर राजीव से उसको आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। और कैश भी कितना मिलेगा, 1300 माइनस 1200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 1000। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 1 लाख। तो अगर ऐसा सेटलमेंट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेटल्ड, कि इसमें एक ही लेग है, इसमें दोनों लेग नहीं है। तो ये भी आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए। क्यों, क्योंकि आपका फ्यूचर में कैश के फॉर्म में जा रहा है। करेक्ट, तो इसलिए मैंने बोला था कि ये आपका सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, कैश और इक्विटी शेयर्स। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए इस चीज को लेके। और टाइप्स ऑफ सेटलमेंट भी आपको मैंने बता दिया कि ग्रॉस और नेट होता है। तो ग्रॉस में क्या होता है, जिसमें आपके दोनों लेग्स होते हैं, और नेट में क्या होता है, आपका केवल एक ही लेग होता है। ठीक है, ये वाले ऐसे एग्जांपल हो गया। और इसमें क्या होता है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में थर्ड थिंग क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। सो सपोज इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है कि अगर सपोज मान लो आपके पास क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया है। ठीक है, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी अभी है एग्जिस्टिंग। तो और उसको आपको क्या बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि अभी आपको फ्यूचर में आप इस प्लांट एंड मशीनरी को आगे सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही नहीं किया है, तो फिर ये आपका ये नॉन फाइनेंशियल सॉरी ये आपका नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। जिसमें जैसे मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया कि समीर इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे समीर ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। तो इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया एंड दैट इज आल्सो बिटवीन द स्पेसिफाइड पार्टी, सो समीर इज हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द राजीव। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या है कि अगर आपको इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर आपको कैश पे करना है, तो कैश तो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज दैट इज अ लीगल लाइबिलिटी। तो इसलिए वो कभी भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेक अवे क्या है कि कैश और इक्विटी शेयर। दूसरा क्या है कि आपका सेटलमेंट कैसे हो रहा है, ग्रॉस में हो रहा है या नेट में हो रहा है। ग्रॉस में अगर हो रहा है तो आपको दोनों लेग्स देखने हैं, जो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये वाला में दोनों लेग्स क्या कहते हैं आपको, यहाँ पे आपको दोनों लेग्स देखने हैं, जिसमें ये और ये। करेक्ट। और नेट सेटलमेंट में आपको एक ही लेग देखना है, क्योंकि एक ही लेग होता है यहाँ पे, दूसरा लेग नहीं होता है। तो मतलब ये वाला लेग नहीं हो रहा है, केवल एक ही लेग आ रहा है। और ये भी एक ही लेग जो है वो भी आपका कैश या इक्विटी शेयर में सेटल हो रहा है, तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए। अब दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स क्या होता है आपका, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो इट कम्स फ्रॉम द डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव्स का तीन चीज़ें होती हैं इसमें, थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपका ये जो चीज़ है डेरिवेटिव, ये आपका इसमें इन लोगों ने आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में कवर किया है, डेरिवेटिव्स एंड द एम्बेडेड डेरिवेटिव चैप्टर में। ठीक है, बट यहाँ पे उसका क्या कहते हैं रेफरेंस आ रहा है, तो इसलिए मैं क्विकली डेरिवेटिव का मतलब बता रहा हूँ, जिसमें आपके तीन चीज़ें होती हैं। अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज ए डेरिवेटिव। कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, दूसरा अंडरलाइंग आपका रिस्क क्या है, और थर्ड क्या है कि फ्यूचर में सेटल होना चाहिए। तो क्विकली इसका जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये तीनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सो फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाई 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड आफ्टर 3 years इन कैश बाई समीर फ्रॉम द राजीव। ठीक है, तो यहाँ पे यू आर स्टैंडिंग हेयर, सेम वही एग्जांपल है, जिसमें आपको 3 months के बाद क्या कहते हैं, और ये ग्रॉस सेटल अगर हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे समीर जो है कैश दे रहा है, और यहाँ पे उसको इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। करेक्ट। ये आपका राजीव हो गया और ये आपका समीर हो गया। सो दिस इज स्टैंडिंग हेयर, सो दिस इज जीरो एंड दिस इज द थर्ड मंथ, दिस वन। तो यहाँ पे ये आपका देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आपका कैश और इक्विटी शेयर में आ रहा है इन फ्यूचर। तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन डेरिवेटिव कैसे है कि यहाँ पे आप ये एंटर कर रहे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, इसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे जीरो है। तो दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुड बी जीरो और वेरी लेस। सेकंड थिंग, अंडरलाइंग इसमें रिस्क क्या है कि अंडरलायर क्या है इसमें, कि अंडरलायर क्या होता है, दैट इज योर अंडरलायर आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अंडरलाइंग रिस्क, अंडरलायर। ओके, अंडरलायर क्या है कि शेयर प्राइस ऑफ द रिलायंस। तो शेयर प्राइस ऑफ द रिलायंस का क्या मूवमेंट चल रहा है, तो वो आपका यहाँ पे अंडरलायर हो गया। और फ्यूचर में सेटल हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे यू आर स्टैंडिंग हेयर, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इट इज गेटिंग सेटल्ड एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ। सो ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली
Second case, this is very common, so that's why means I picked the two example of this derivative, the forward contract and the call option. So in the call option, again the same thing, to buy the shares after the 3 month at the expiry price of exercise price of the 100. Okay, so gross settled हो रहे, so this is like you are standing here at, so this is a timeline, you are standing here and this is the third month end. Okay, so here like the call option, if it is getting gross settled, so the same person like Samir, Samir has bought this call option, so Samir will be paying, um say suppose this is a 1 unit only, the 1 unit of the share. So Samir will be paying 100 rupees and it will be getting the shares. Okay, shares of say Reliance Limited. फ्रॉम होम, फ्रॉम राजीव। तो ये आपका ग्रॉस सेटल हो गया, और नेट सेटल क्या होगा यहाँ पे कि इंस्टेड ऑफ द 2 legs you are having 1 leg only with this one, and which is getting settled in the cash form. Like suppose if the exercise price, if the market price at the end of the third month, if it goes say uh, 120, so that means that you are having a 20 profit for the Samir. Okay, for the Samir. So Samir, he will exercise his call option because the current the market price, it is more than this exercise price, so that is it is a profitable for Samir. तो यहाँ पे फिर राजीव को क्या कहते हैं, 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और इंटू नंबर ऑफ यूनिट, जितने भी क्या कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स हैं उतने के हिसाब से फिर यहाँ पे उसको देने पड़ेंगे। तो ये आपका नेट सेटलमेंट हो गया। सो आई होप ये आपका क्लियर है। ना क्विकली गोइंग इनटू दिस स्टडी मटेरियल, तो यहाँ पे अभी हम लोग उसको समझते हैं कि क्या चीज़ होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, आपका कैश और इक्विटी शेयर जो आपके इन हैंड है या फिर आपको फ्यूचर में पे करने या रिसीव करने, उसी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंस्टीट्यूट इट हैज़ डिवाइडेड इनटू द 7 chapters दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस वन, financial instrument. What is the meaning of the financial instrument? So then the second unit, it is on classification and the measurement of the financial assets. So one, ये क्या कहते हैं, अगर आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है फिर उसके बाद आपको फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी देखना पड़ता है। सिमिलरली थर्ड यूनिट क्या है, इक्विटी एंड द फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फोर्थ यूनिट क्या है, डेरिवेटिव्स। तो ये जो मैंने आपको बोला था कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये मैंने आपको जस्ट क्विकली आपको टच अपॉन किया है, अदरवाइज इट बिकम्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। then recognition and the derecognition of the financial instrument, then hedge accounting and disclosures। ठीक है तो ये 7 chapters में इन लोगों ने डिवाइड किए। नाउ राइट नाउ जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन दिस वन। सो इफ यू सी, so deals with the brief introduction of the financial instrument, definition of the financial instruments, financial asset क्या होता है, financial liability क्या होता है, और equity instrument क्या होता है। It also discusses the contracts which are included and excluded from the scope of the standard। तो इसमें 3 things, इसमें क्या चीज़ हो रही है मेन, आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल एसेट क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है, और इक्विटी क्या होती है। ठीक है, और सिमिलरली उसके बाद फिर क्या होता है स्कोपिंग, कि मतलब इसमें से जो इस स्टैंडर्ड में क्या क्या कवर्ड नहीं है, जो उसको हटा दिया गया है, तो उसको बोलते हैं स्कोपिंग आउट। ओके, कि उसमें से फाइनेंशियल इस कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको आपने हटा दिया बिकॉज इट इज़ कमिंग अंडर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्कोपिंग आउट। कि आपको, या फिर उसको सिंपल बोल सकते हैं डी स्कोप, उसको हटा दिया फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा हो गया आपका, इंड एस 32, इंड एस 109 एंड इंड एस 107। सो इंड एस 32 क्या करते हैं, इसमें दो ही चीज़ हो रही होती है आपका इंड एस 32 में, कि जो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो लाइबिलिटी है या फिर इक्विटी है, वो करता है क्लासीफाई। और दूसरा नेटिंग, नेटिंग के रूल्स आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेटर ऑन। अगर आई थिंक इट इज़ कवर्ड अंडर द थर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द थर्ड यूनिट। सिमिलरली इन डेज 109 में क्या हो रहा है कि वंस यू आइडेंटिफाई कि फाइनेंशियल, ये क्या हो रहा है कि दिस इज फॉर द फाइनेंशियल मीन्स लाइबिलिटी और इक्विटी। ठीक है, और ये फाइनेंशियल जब आप उसके बाद क्लासीफाई कर, दिस इज कमिंग अंडर द क्लासिफिकेशन।
दिस इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन की जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट थिंग, इज इट ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इफ इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेदर इट इज कमिंग अंडर द लाइबिलिटी और द इक्विटी और इट इज अ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, फिर उसका क्लासिफिकेशन, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटी साइड, यू कैन से कि लाइबिलिटी है या इक्विटी है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया कि वंस यू आइडेंटिफाई इट एज ए फाइनेंशियल एसेट, सो उसमें क्या क्लासिफिकेशन होते हैं आपका, ये क्या बोलते हैं हम, एक एफ वी टी पी एल होता है, फेयर वैल्यू थ्रू पी एन एल, देन एक होता है एमोटाइज कॉस्ट द, और एक होता है एफ वी ओ सी आई, फेयर वैल्यू थ्रू ओ सी आई। ठीक है, और सिमिलरली फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए क्या होता है आपका, एफ वी टी पी एल होता है, फेयर वैल्यू थ्रू पी एन एल और एमोटाइज कॉस्ट। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। इक्विटी आपका इक्विटी ही रहता है। ठीक है। तो ये जैसे अगर क्विकली मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ बैलेंस शीट अगर टी फॉर्म में, तो यहाँ पे जो आपका एसेट आ रहा है, यहाँ पे लाइबिलिटी आ रहा है। तो जो फाइनेंशियल एसेट है वो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ लाइबिलिटी में जो आपका इक्विटी आता है और एक आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी आता है। तो ये मैं इस लाइबिलिटी की बात करूँ कि जो लाइबिलिटी जो है उसमें कि इक्विटी कब होता है और फाइनेंशियल लाइबिलिटी कब होता है, लेकिन यहाँ पे एसेट में आपका एक ही आता है, फाइनेंशियल एसेट ही आता है। ठीक है, ये हम लोग आगे करेंगे, बट जस्ट आई एम गिविंग वन हाई लेवल ओवरव्यू कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या करते हैं, इंडिया 32, 109, 109। तो एक आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट आ गया, इंडिया 10 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट। सेकेंड थिंग आता है इसमें आपका इम्पेयरमेंट, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड डी रिकग्निशन। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड डी रिकग्निशन। डी रिकग्निशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने क्या कहते हैं कोई एसेट आपने अपनी बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड किया है, तो उस एसेट को आप कब रिमूव करोगे अपनी बैलेंस शीट से, सो डेट इज कॉल्ड योर डी रिकग्निशन। ठीक है, और यहाँ पे आता है फिर इम्पेयरमेंट, एंड दिस इज द इम्पेयरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आता है कि जो नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इम्पेयरमेंट होता है वो उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। और थर्ड थिंग आता है आपका यहाँ पे हेजिंग। ठीक है, तो ब्रॉडली इन एस 109 थ्री एस्पेक्ट कवर कर रहा है, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड डी recognition of the financial instrument, then the impairment of the financial instrument, then the hedging. ओके, तो ये थ्री एस्पेक्ट हो गया, और इंडियाज 109 विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्लोजर से रिलेटेड होता है। सो ब्रॉडली ये मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी हाई लेवल ओवरव्यू। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे तो डील्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इट ऑल्सो डिस्कसेस द कॉन्ट्रैक्ट विच आर इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑन द फाइनेंशियल। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट थिंग, once you identify as a financial means whether it's a that item is a financial instrument, उसके बाद अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो फिर आप उसको क्लासिफाई करते हो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में। ठीक है, और उसके बाद उसका फिर एक होता है स्कोपिंग आउट की, डी स्कोप की, मतलब कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो आप इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं कर रहे हो, बिकॉज इट इज गेटिंग कवर्ड बाय द अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो दिस इज द मेन फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो क्विकली हम लोग इसमें चलते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज द सेम थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि इंडेस 32 क्या कर रहा है, इंडेस 109 क्या कर रहा है, इंडेस 107 क्या कर रहा है। सो इंडेस 32 क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन बताते हैं, क्लासिफिकेशन एज अ लायबिलिटी एंड द इक्विटी, करेक्ट। ये कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर भी अलग से चैप्टर है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सो सी एफ आई क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जिसमें आपके जो जैसे बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका इक्विटी आता है लाइबिलिटी साइड में, और यहाँ पे आपके फाइनेंशियल लाइबिलिटी आते हैं, और यहाँ पे एसेट में आपके फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें दोनों क्वालिटी आ जाती है, कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों चीज़ें आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। सो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, तो वो आपका convertible debentures where at the maturity,
Just I'm giving one simple example. At the maturity, uh, that the debentures will be getting converted into the fixed number of shares. Fixed number of shares. ये भी अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे. तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर रहते हैं ऑफ ओन कंपनी, तो ऑफ ओन शेयर्स, तो ये आपका कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा. तो जस्ट अभी सीएफआई में अभी सिंपल एज ए लेमैन समझ के चलिए कि जिसमें आपका इक्विटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी दोनों आते हैं, उसको हम लोग कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. ये आगे पूरा डिटेल में है और इसके लिए सेपरेट एक चैप्टर भी है. सो अगेन, now here the offsetting and the offsetting of the financial asset and the financial liability, कि जैसे आपको फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को कब कब ऑफसेट करना है, उसके रूल्स बता रखे हैं. ये किसमें बता रखा है? इंडेस 32 में बता रखा है. और थर्ड थिंग इसमें क्या बता रखा है इंडेस 32 में? प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरेस्ट, डिविडेंड, द लॉस एंड द गेन्स और द फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड द इक्विटी. ठीक है, ये उसके बारे में बता रहे हैं कि सपोज मान लीजिए कि आपका जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स पे अगर आपको जब डिविडेंड देना है तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो वो आए इंडेस 32 डील करता है. करेक्ट. अब यहाँ पे इंडेस 109 क्या बोल रहे हैं? क्लासिफिकेशन एंड द फाइनेंशियल एसेट एंड द फाइनेंशियल लायबिलिटी. सो ये क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है कि फर्दर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? जस्ट आई एम रिपीटिंग अगेन. फर्स्ट स्टेप क्या है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है. सेकंड स्टेप क्या है? अगर लायबिलिटी साइड में है, वो इक्विटी है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है या सीएफआई है. ये कौन बता रहा है? आपका इंडेस 32 बता रहा है. ठीक है. अब इसी में ही जो फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम लोग ने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी क्या होता है कि आपका एक एमोटाइज कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो हो रही है या फिर आपका फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल फॉलो हो रहा है. तो ये कौन चीज़ बता रही है? ये आपका यहाँ पे आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड द फाइनेंशियल लायबिलिटी, यहाँ पे आता है वो. ठीक है. तो ये आपका ये थर्ड स्टेप हो गया. पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, उसके बाद वो इक्विटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, सीएफआई है, और थर्ड स्टेप आप क्या अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं उसका. तो ये आपका कहाँ पे कवर हो रहा है? ये आपका इंडेस 109 में कवर हो रहा है. ये आपको कहाँ पे कवर हो रहा है? इंडेस 32 में कवर हो रहा है. ओके. और यहाँ पे वही इम्पेयरमेंट एंड द रिकग्निशन एंड द डी रिकग्निशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड द फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव्स एंड द हेज अकाउंटिंग, ये आपका इंडेस 109 में रहता है. ठीक है. और ये आपका इंडेस 107 डिस्क्लोजर्स के बारे में बता रहा है. ओके. तो ये जस्ट आप रीड भी कर सकते हैं क्विकली कि कुछ ऐसा इसमें कोई इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, with the changing landscape of the Indian economy and the more liberalization, raising funds in the national and the international market to the different. ये बता रहा है कि the changing landscape in the Indian economy and how you can raise the funds through the national or through the international market in the different type of the instruments. Okay, so as the company expanded their horizon, the investors at the same time are getting cautious to invest through the different means. अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द कंपनी इन द डिफरेंट फॉर्म्स. So to achieve their intended objective, which could have a fixed return, debt instruments, or the residual share in the net asset. So residual share in the net asset means your equity. Okay. Several types of the instruments are issued, like the convertible preference shares, FCCB, foreign currency convertible bonds, the foreign currency loans, debt syndication, loan arrangement, and loan from the group entities by borrowing entities for raising the funds. डेट सिंडिकेशन में क्या होता है कि सपोज इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका कोई डेट, लाइक द रिलायंस कंपनी, दे वांट टू रेज सम डेट. So Reliance, it's a very big company. So like suppose if it is planning to raise say around for say 1 lakh crore rupees as a debt. So this is a very big amount and it has gone to the SBI. तो SBI क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपका it is taking help of the other banks like the Bank of Baroda, your ICICI Bank, and then so so SBI कर रही है कि ये कॉन्ग्लोमरेशन बना के बैंक्स तब रिलायंस को क्या कहते हैं 1 लाख करोड़ दे रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड योर डेट सिंडिकेशन अरेंजमेंट. ओके. सो
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये बता रहे कि आप कैसे इक्विटी, आप कैसे अपना पैसा रेज कर सकते हैं, और इन्वेस्टर जो है वो कैस किस किस फॉर्म में क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। So MCA notified this accounting standard, this one. These Indias are largely aligned with the prevailing guidance in the IFRS. So IFRS is your international accounting standard body, uh, that is of UK. तो उससे ये अलाइन है, which requires a classification of the financial instrument based on substance of the arrangement between the parties rather than their legal form. Substance मतलब क्या हो गया कि आपका उस, जैसे अब प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग नॉर्मली इक्विटी बोलते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का जो उसका मेन सब्सटेंस है वो क्या कहते हैं, या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकता है, या तो इक्विटी भी हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं आपका CFI भी हो सकता है, कंपाउंडेड फाइनेंशियल। तो सिंपली लीगल फॉर्म के बेसिस पे नहीं जाना, उसका पर्पस क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है, एक्चुअल सब्सटेंस क्या है, उसका बिहाइंड आप क्यों रेस कर रहे हैं, उसका क्या क्वालिटीज है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। Then the further the recognition and the measurement criteria are also driven based on the classification of the such financial instruments. Now, what are the financial instruments? So as per my definition, financial instrument का क्या मतलब होता है, आपका कैश या फिर आपका इक्विटी शेयर्स। आप बस इतना ही ध्यान रखिए, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज अदरवाइज क्या है कि यहाँ पे सर्कुलर इफेक्ट आ रहा है, जिससे आपको क्या कहते हैं समझ में नहीं आएगा। वही मैं आपको बताऊँ कैसे, लेकिन आप अपने माइंड में रखिए कि कैश और इक्विटी शेयर्स को ही आप क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो आपका इन हैंड है, या फिर इन फ्यूचर कैश पे कर रहे हो, या कैश रिसीव कर रहे हो, या इक्विटी शेयर आप पे कर रहे हो, मतलब इक्विटी शेयर डिलीवर कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। बस यही दो जो फॉर्म है उसी को क्या कहते हैं आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जस्ट कीप दिस इन माइंड, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइक इन द बिगनिंग टू डाइजेस्ट ऑल दिस थिंग्स। ओके। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है, that gives rise to a financial asset to one entity and the financial liability or the equity instrument to the another entity. So like इसका क्या मतलब हो रहा है, जैसा मैं एक्सप्लेनिंग कि ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। ठीक है। सो ए लिमिटेड को से मान लीजिए गुड्स देने हैं, गुड्स डिलीवर करने हैं। ठीक है। तो गुड्स हैं जो ऑलरेडी इसने आज डिलीवर कर दिए हैं, और बी लिमिटेड को फ्यूचर में से आफ्टर 3 मंथ्स उसको कैश पे करना है। ठीक है। तो गुड्स गुड्स जो है वो अभी डिलीवर हो गए हैं, गुड्स अभी डिलीवर हो गए हैं। और क्या बोलते हैं, सो दैट मीन्स जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग अ टाइमलाइन हियर, दिस इज टुडे एंड दिस इज द आफ्टर 3 मंथ्स। सो आफ्टर 3 मंथ्स तो ए लिमिटेड ने गुड्स यहाँ पे डिलीवर कर दिए, अब बी लिमिटेड को कैश पे करना है। तो अब ये ऑलरेडी क्या कहते हैं, ये लेग आपका हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है, परफॉर्म्ड है, तो इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आपको क्या कहते हैं केवल कैश मिलने वाला है। ठीक है। तो ये आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ट्विस्ट, कि क्या होता है कि अगर आपका ग्रॉस सेटल हो रहा है, ग्रॉस सेटल में दोनों लेग आउटस्टैंडिंग है या फिर एक ही लेग आउटस्टैंडिंग है, वो भी आपको चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन अदरवाइज अगर ये दोनों लेग अगर आपके आउटस्टैंडिंग हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपका गुड्स है, तो गुड्स आपको क्या कहते हैं कैश और इक्विटी शेयर्स नहीं है, तो ये आपको ये पूरा कंबाइंड आपको देखना पड़ेगा, और ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने गुड्स दे दिए हैं, तो ये आपको ये लेग कंप्लीट हो चुका है। अब आपका कौन सा लेग पेंडिंग है, आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। तो जो आपका जो चीज़ फोकस करना है वो अभी केवल आपका ये वाला लेग है। और ये लेग क्या है आपका, ये आपका कैश या इक्विटी शेयर्स है, एंड विच इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको क्या कहते हैं, ये आपका ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डेफिनेशन बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल एसेट है, सो ए के लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया, जैसे हम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म फाइनेंशियल एसेट है, कि बिकॉज उसको फ्यूचर में क्या कहते हैं ये मिलने वाला है, दैट इज अ डेटर्स। ओके, फॉर ए लिमिटेड गेटिंग द मनी फ्रॉम द बी लिमिटेड, तो ये फाइनेंशियल एसेट हो। और बी के लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि क्योंकि बी को कैश पे करना है। ठीक है। तो ये बी के लिए
फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया, और ये ए के लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल एसेट हो गया, बिकॉज वो कैश रिसीव कर रहा है, और बी को क्या है कि कैश पे करना है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रॉस सेटलमेंट में भी आपको देखना है कि दोनों लेग आउटस्टैंडिंग है या एक लेग आउटस्टैंडिंग है। अगर एक लेग आउटस्टैंडिंग है वो आपका कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, तो ये ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। दूसरा क्या हो गया कि वो फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी है। करेक्ट, तो यहाँ पे ये चीज़ आप बोल रहे हैं। सो हियर ए कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या कहते हैं, इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल, और दूसरा कहते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी इन द राइटिंग। एन important point to note is any asset or the liability that are not contractual are not the financial liability or the financial asset, the income tax। ठीक है, इनकम टैक्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, सिमिलरली द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ऑल्सो। नाउ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया आपका, रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सो रिसीवेबल्स आपका जो कैश हो गया, पेबल भी आपका कैश हो गया, और या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको बोलता था, अगेन कैश और इक्विटी शेयर्स ही बोल रहे हैं। Derivative financial instruments such as the financial options, futures, forwards, interest rate swap and the currency। तो मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में जैसे बताया था, फॉरवर्ड्स के बारे में बताता हूँ। फ्यूचर्स क्या होते हैं जो आपका एक्सचेंज में ट्रेडेबल होता है, और फॉरवर्ड क्या होता है जो आपका एक्सचेंज में ट्रेडेबल नहीं होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड्स को ओटीसी भी बोल देते हैं, ओवर द काउंटर। और इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है आपका, इंटरेस्ट रेट स्वैप में सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में एक आपका फिक्स रेट लोन है। ठीक है, फिक्स रेट डेट हो गया। ठीक है, इसको अगर आपको क्या कहते हैं फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जस्ट ये मैं पिक्चर आपको बता रहा हूँ, मे बी आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हियर। सो इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या हो रहा है कि आपको फिक्स रेट डेट को आपको फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल कि आप ये आप ए लिमिटेड हो। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिक्स रेट पे कर रहे हो। ठीक है, ये आपका आउटफ्लो हो गया, फिक्स रेट इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। जब आप यहाँ पे, ये आपका डेट हो गया, ये साइड को, ये साइड डेट हो गया, और ये आपका आईआरएस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फिक्स रेट इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, और यहाँ पे आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो अब ये जैसे अगर आप देखा जाए तो ये आईआरएस हो गया ये साइड, और ये आपका डेट, ये डेट हो गया। तो अगर आप ये देखा जाएगा, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं, तो इसका मतलब नेट नेट अगर मैं पूरा देखा जाए तो क्या हो रहा है ये आपका, कि अगर मैं डेट और आईआरएस को मिला लूँ तो आप ये फ्लोटिंग रेट डेट बन गया। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि आईआरएस के थ्रू आप क्या कहते हैं, कोई डेट को आप फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, फिक्स डेट को, और वाइसा वर्सा। ठीक है, सिमिलरली करेंसी स्वैप इज ऑल्सो देयर। करेंसी स्वैप में क्या होता है कि आप सपोज मान लो कि आपको क्या कहते हैं, डॉलर ए लिमिटेड है, जैसे आई एम क्विकली टेलिंग यू, बिकॉज ये आप ये सारी चीज़ें आप अपना एएफएम में भी कवर करते हो। कि सपोज मान लो आपने कोई गुड्स बेचे हैं से एक्सटर्नली, और आपकी रिपोर्टिंग करेंसी, आप इंडियन कंपनी हो, और से मतलब आपने किसी यूएस काउंटर पार्टी को आपने क्या कहते हैं अपने गुड्स बेचे जो आपको डॉलर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं करेंसी स्वैप में, और ये जो डॉलर आपको जो मिल रहे हैं, ये आप से मान लो ये आपको 3 मंथ्स के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे कि जब 3 मंथ्स के बाद मिले तो आप उसके लिए आप अभी से एक एंटर कर लोगे करेंसी स्वैप, या फिर 3 मंथ छोड़ दीजिए आप जैसे कि अभी आपको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, करेंसी डॉलर मिल रहे हैं। तो आप यहाँ क्या करोगे कि करेंसी स्वैप में डॉलर आप यहाँ पे दोगे, और आप इसके बदले क्या कहते हैं रुपये आपको मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर करेंसी स्वैप, दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, so while the examples above provides an indication of what the financial instrument comprises, let understand the definition of each of these type of the financial instrument in the greater detail। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपका कंफ्यूजन कैसे कैसे आता है। तो ये मैंने फाइनेंशियल एसेट को यहाँ पे जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी इसको मैंने तीन उसमें डिवाइड कर
कर दिया कि जो आपका प्लेन जो क्या कहते हैं एक्चुअल में जो आपके इन हैंड है कैश हो गया और आपका इक्विटी शेयर्स हो गया, ठीक है, इन हैंड। और जो फ्यूचर में, इन फ्यूचर, इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं इन फ्यूचर का, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव व्हाट, कैश और इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस कैन बी योर नॉन डेरिवेटिव और ये आपका डेरिवेटिव भी हो सकता है। सो डेरिवेटिव में जैसे आपका मैंने क्या एग्जांपल दिया था, ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का, तो वो आ गया। नॉन डेरिवेटिव में क्या हो सकता है कि इसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें मैं आपको क्या कहते हैं आज क्या कहते हैं कैश पे करूंगा और क्या कहते हैं उसके बदले आप मेरे को क्या कहते हैं इक्विटी शेयर दोगे, तो ये नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया। और एक दूसरा होता है ओन शेयर्स का। तो ओन शेयर्स में क्या होता है, इसमें भी आपका डेरिवेटिव आता है और एक आपका नॉन डेरिवेटिव आता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव नॉन डेरिवेटिव सिंपल इसमें क्या हो गया, जाकर मैं दोनों का अगर लेग के हिसाब से बात करूँ कि आप यहाँ कैश पे कर रहे हो और यहाँ पे आप इक्विटी शेयर रिसीव कर रहे हो अपने खुद के, ठीक है। तो ये आपका ये वाला एक एग्जांपल हो गया। तो ये तीन उसमें है, तो आप जस्ट ये पिक्चर को ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो यहाँ पे मैं उसको बताऊंगा कि कैश हो गया एंड इक्विटी शेयर ऑफ द अनदर एंटिटी, ऑफ द अनदर एंटिटी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में कवर हो रहा है कि जो आपके हाथ में है एक्चुअल में। और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कि मतलब आपको फ्यूचर में जो मिलने वाला है, टू रिसीव, टू रिसीव कैश और द अनदर फाइनेंशियल एसेट। ये अनदर फाइनेंशियल एसेट, दिस इज वेरी ट्रिकी कि यहाँ पे अनदर फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब होता है। अगर सपोज मान लो डेटर्स है, तो आप डेटर्स में भी तो आपको कैश ही मिलने वाला है। तो इसलिए वही मैंने आपको बोला कि आप कैश और क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर्स को ही दिमाग में रखिए, ठीक है। दूसरा आपका अनदर फाइनेंशियल एसेट क्या हो सकता है कि डेटर्स के बदले उसने अपना लोन दे दिया, लोन एसेट दे दिया आपको, तो वो भी आपका अनदर फाइनेंशियल। तो लोन में क्या हो रहा है, लोन में भी आपको फ्यूचर में कैश मिलने वाला है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। सिमिलरली कुछ क्या कहते हैं और भी एग्जांपल हो सकते हैं अनदर फाइनेंशियल एसेट के। तो इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अनदर फाइनेंशियल एसेट का मतलब यहाँ पे आप क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर समझ के चलिए कि अनदर फाइनेंशियल एसेट की सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको क्या कहते हैं इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव द शेयर्स ऑफ द अनदर एंटिटी, ठीक है, टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट और द फाइनेंशियल लायबिलिटी विद द अनदर एंटिटी अंडर द पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया कि डेरिवेटिव जिसमें आपका क्या कहते हैं पोटेंशियली फेवरेबल, जिसमें आप प्रॉफिटेबल पोजीशन में हो। तो जो मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए आपका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और आप राइट नाउ इफ यू आर स्टैंडिंग आफ्टर द 1 मंथ, और अगर आपका एक्सरसाइज प्राइस है जैसे मान लीजिए 100, और लेकिन करंटली क्या कहते हैं उस रिलायंस का जो शेयर है जो कॉल ऑप्शन आपने परचेज किया है और उसका अभी प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 120 यहाँ पे, तो डेट मीन्स यू आर इन ए प्रॉफिटेबल पोजिशन, करेक्ट, बिकॉज 120 इज द करंट मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द 1 मंथ। और 3 मंथ का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1 मंथ के एंड में अगर आपका कहते हैं 120 प्राइस जो चल रहा है, तो ये 20 जो आ रहा है आपका प्रॉफिटेबल पोजीशन है, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियली फेवरेबल पोजीशन को बोला जाता है टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। या फिर दूसरा इसका मतलब ये कि ये भी समझ सकते हैं कि आपने कोई ऑप्शन परचेज किया है, ठीक है, ऑप्शन परचेज किया है। अगर आपने ऑप्शन परचेज किया तो परचेज जब आपने किया तो परचेज किया तो आपने उसके लिए प्रीमियम दिया होगा ऑप्शन के लिए, और वो राइट परचेज किया आपने तो उसके लिए आपने प्रीमियम दिया, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन परचेज आ जाएगा। और ये ऑप्शन परचेज आपका कॉल भी हो सकता है और पुट भी हो सकता है, ठीक है, परचेज किए। और सिमिलरली दूसरा क्या है, ये पोटेंशियली फेवरेबल आपका यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि सपोज मान लीजिए आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने एक्सरसाइज प्राइस आपने बोल रखा है कि 100 है, लेकिन आपका अभी करंटली ये जो एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ ये सब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस वाले में आ रहा है कि 100 में दे रखा है और आपका अभी करंट प्राइस चल रहा है 120,
और ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 1 मंथ के एंड में इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है वेयर यू आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 1 मंथ। तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियली फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं देखा जाता, सिंपल आपको इसमें परचेज देखा जाता है। अगर आपने परचेज कर रखा है तो फिर आपका यहाँ पे ये फाइनेंशियल एसेट आएगा। ये एक ट्रिकी पॉइंट है जो कि आपको कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो ये दिस इज़ वेरी माइन्यूट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, और यहाँ पे अदर फाइनेंशियल एसेट का मैं हमेशा क्या मतलब बता रहा हूँ कि आप इक्विटी शेयर समझ लीजिए कि आपको इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं। तो सपोज मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको इक्विटी शेयर्स आप बाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। सो टू रिसीव द कैश, तो टू रिसीव द कैश में आपका जो एग्जांपल है, जो मैं अगेन कहते इसको क्लियर कर देता हूँ कि टू रिसीव द कैश में आपको यहाँ पे क्या होगा, डेटर्स या फिर आपका लोन, जो आपका एसेट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि डेटर से आपको कैश मिलने वाला है तो यहाँ पे आ गया, और लोन जो है, लोन से भी आपको कैश मिलने वाला है तो वो यहाँ पे आ गया। और अनदर फाइनेंशियल एसेट की इक्विटी शेयर्स, आप उसको इक्विटी शेयर्स समझिए कि जो आपको इक्विटी शेयर फ्यूचर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यही सिंपल है कि ये आपके हाथ में इन हैंड है, और यही आपको जो फ्यूचर में जो मिलने वाले हैं वो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में आ गए। ठीक है, तो दिस इज वेरी ट्रिकी थिंग कि आपको अदरवाइज ये एक सर्कुलर इम्पैक्ट होगा। अनदर फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको किसी ने इतना क्लेरिफाई नहीं किया होगा। तो यहाँ पे अदर अनदर फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब हो गया, ये आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और ये कैश, तो ये सिंपल यही जो मतलब आ गया कि जो इन हैंड आपके पास अभी कैश है, एक्चुअली आपके पास है, और आपके पास एक्चुअली इक्विटी शेयर्स किसी और कंपनी के पड़े हुए हैं जो आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, लाइक सपोज यू आर ए लिमिटेड एंड यू हैव डन द इन्वेस्टमेंट इन द रिलायंस कंपनी, सो दोज, वो आपका इन्वेस्टमेंट ये इक्विटी शेयर्स कहलाता है। ठीक है, कैश, और ये अगर आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं तो आपको यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट में कवर हो जाएगा, सी वाले पॉइंट में। ठीक है, ए बी सी, सी वाले पॉइंट में कवर हो रहा है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपका डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव में भी आपके दो हो गए कि ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में आपको फेवरेबल अनफेवरेबल देखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप क्या कहते हैं, आपका परचेज होना जरूरी है कि आपने परचेज कर रखा है वो राइट्स को। और दूसरा, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या कहते हैं, कोई प्रीमियम वीमियम पे नहीं करते हो, तो इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल देखा जाता है। अगर ये अनफेवरेबल है तो ये आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये ऑप्शंस जो है आप नीचे जब पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये ऑप्शन अगर आपने सेल कर रखा है, मीन्स राइट कर रखा है, तो ये आपका लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश हो जाएगा तो आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, और ये भी डी पॉइंट क्या है, ये आपका थर्ड पॉइंट जो मैं आपको ओन शेयर्स में बोल रहा था कि ओन शेयर्स है। तो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी और मे बी सेटल्ड इन द ओन इक्विटी शेयर्स दैट इज ए नॉन डेरिवेटिव फॉर विच द एंटिटी इज और मे बी ऑब्लाइज टू रिसीव। तो यहाँ पे अगर क्या कहते हैं, जो एंटिटी है, लाइक इफ यू आर ए लिमिटेड एंटिटी और ये बी लिमिटेड है, और बी लिमिटेड अगर आपको क्या कहते हैं शेयर्स दे रहा है, जैसे सिंपल एक एग्जांपल है कि ए लिमिटेड आपको क्या बोलते हैं, गुड्स दे रहा है जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, ये लेग। ठीक है, इसके बदले बी लिमिटेड क्या बोल रहे हैं, मैं आपको क्या कहते हैं आपके शेयर्स दूंगा, मीन्स शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, ये अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है ये लेग। तो ये आपका ये, तो इसका मतलब आप इस पर फोकस नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, और ये भी आपका पेंडिंग है। और ये इक्विटी शेयर्स है, जो अब मैंने आपको बोला था कैश और इक्विटी शेयर्स, तो ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि ये अगर ये वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, ये वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो a non-derivative for which the entity is or may be obliged to receive a variable number of own equity instrument, तो यहाँ पे ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा। तो इसमें कैच पॉइंट क्या है, इस वाले पॉइंट में यू नीड टू रिसीव इट। ठीक है, और इसी में अगर आपका डिलीवर हो गया तो फिर ये आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाएगा, जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव डेट विल और मे बी सेटल्ड अदर देन बाय एक्सचेंज ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द कैश और द अनदर फाइनेंशियल एसेट फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ द शेयर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स टू फिक्स टेस्ट बोलते हैं।
तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट बोला जाता है कि कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, सपोज मान लीजिए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से मान लीजिए कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, रिटर्न कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, नॉट रिटर्न, ये आपका परचेज कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि रिटर्न हो गया तो ऑब्लिगेशन हो जाएगा। सो परचेज कॉल ऑप्शन लिया है, तो परचेज कॉल ऑप्शन में क्या हो रहा है कि इन फ्यूचर यू आर स्टैंडिंग हेयर टाइमलाइन, और आपको से आफ्टर 2 मंथ्स, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, कि 2 मंथ्स के एंड में ए लिमिटेड कैश पे करेगा, से मान लीजिए 1 लाख कैश पे कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक, ओके जस्ट आई एम राइटिंग, सपोज ए लिमिटेड will pay, A Limited has purchased a call option at the exercise price of 50, okay, 50, number of units, say 500, of shares of A Limited from B Limited। तो पहले क्या है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? सबसे पहले ये एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो मैंने आपको बताया कि आप हमेशा पिक्चर बना के देखिए, इससे आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि यू आर स्टैंडिंग हेयर 0, और ये 2 महीने का क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए लिमिटेड कैश परचेज द कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कॉल ऑप्शन में कि वो आपको अपने जो शेयर्स हैं, शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड देगा किसको, बी लिमिटेड को, और इसके बदले बी लिमिटेड क्या देगा, कैश देगी। ठीक है, तो ये ग्रॉस भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है। करेक्ट, अगर ग्रॉस हो गया तो आपके दोनों लगे हो गए, नेट हो गया तो कि ए लिमिटेड तभी वो एक्सरसाइज करेगा क्योंकि ए लिमिटेड ने परचेज कर रखा था। ए लिमिटेड के पास ये राइट्स हैं कि वो सेल कर सकता है आफ्टर 2 मंथ्स शेयर्स, ओन शेयर्स टू बी लिमिटेड, और उसके लिए कैश लेगा। तो ये कब करेगा, जब इसका एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर क्या कहते हैं 2 महीने के बाद, अगर से मान लीजिए यहाँ पे अगर करंट मार्केट प्राइस 60 होता है तो फिर ये ए लिमिटेड इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा। अगर ये 50 के नीचे है तो ए लिमिटेड उसका एक्सरसाइज नहीं करेगा, बिकॉज इट विल बी लॉस फॉर हिम। करेक्ट। तो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डेरिवेटिव है बिकॉज इट्स ए ऑप्शन डेट विल और मे बी सेटल्ड अदर देन। अब ये डेरिवेटिव कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या कहते हैं इसमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, विच विल बी लेस देन योर 50 × 500। 50 आपका एक्सरसाइज प्राइस हो गया 500, तो उससे काफ़ी कम होता है तो प्रीमियम, तो इसलिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो गया। आपका यहाँ पे अंडरलाइन क्या हो गया, ओन शेयर्स हो गया, ओन शेयर का मार्केट प्राइस। और थर्ड क्या हो गया कि फ्यूचर में सेटल हो रहा है बिकॉज यू आर स्टैंडिंग हेयर। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, सो डेरिवेटिव डेट विल और मे बी सेटल्ड अदर देन बाई एक्सचेंज ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द कैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है, क्योंकि मैंने 50 शेयर्स आपके लिए बोल दिए हैं। तो ये जब अगर ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर हो जाते हैं तो उसको हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका फिक्स टू फिक्स टेस्ट कहते हैं क्वालिफाई कर रहे हैं कि आपका कैश फिक्स्ड हो गया, ये लेग फिक्स्ड हो गया, और ये नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स्ड हो गए, तो ये आपका फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है। तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी आपका ये क्या कहते हैं मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन ये आपका इक्विटी होगा। अगर इसके बदले अगर ये वेरिएबल हो जाता, ठीक है, अगर ये वेरिएबल हो जाता तो फिर ये आपका ये फाइनेंशियल एसेट यहाँ पे बन जाता। ठीक है, तो डेरिवेटिव डेट विल और मे बी सेटल्ड अदर देन बाय द एक्सचेंज ऑफ द फिक्स्ड amount of the cash or the another fixed asset or the another financial asset for a fixed number of the equity shares। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव बन जाता।
और ये आपका, अगर ये वेरिएबल है, से मान लीजिए वेरिएबल अगर है, इंस्टेड ऑफ 500 शेयर, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि वेरिएबल शेयर्स रहेगा, ठीक है, तो वेरिएबल अगर शेयर रहता है तो ये, और ये आपका परचेज्ड है, तो ये ए लिमिटेड के पास क्या कहते हैं राइट्स है। ठीक है, अब ये दोनों लेग अगर आप देखोगे वेरिएबल है, तो फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट कहते हैं क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। फर्स्ट ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे हो गया कि इक्विटी शेयर्स है ये लेग में, और इस लेग में कैश है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। नाउ ये आपका फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फाइनेंशियल इक्विटी है। अगर अ, ये शेयर्स, अगर आपका फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होता है तो ये आपका इक्विटी बन जाएगा। ठीक है, और अब ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो अभी आपको ये देखना है कि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ये फाइनेंशियल एसेट है। तो फाइनेंशियल एसेट कैसे होगा कि अगर आपने ये परचेज कर रखा है कॉल, या आपने राइट ये परचेज कर रखा है, तो ये आपके लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया। और सिमिलरली अगर ये परचेज के बदले अगर आपने रिटर्न कर रखा होता तो ये आपका ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाता, वेयर द वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स अगर रहता है तो। ठीक है, सो ऑल दीज आर वेरी ट्रिकी थिंग। तो इसमें क्या, एक कैच और क्या है कि ये यहाँ पे आप ये आपका ये इक्विटी शेयर आप क्या कहते हैं सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं नहीं बोल रखा है कि ये रिसीव होना चाहिए शेयर्स, तो ये कैच पॉइंट है। तो दिस इज वेरी ट्रिकी थिंग कि इसमें स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फॉर दिस पर्पस द इक्विटी ओन्स इंस्ट्रूमेंट डू नॉट इंक्लूड द पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब क्या होता है कि अब ये समझिए कि क्योंकि वो एक्चुअली पॉइंट इक्विटी शेयर का नीचे आएगा, और ये पुटेबल का जो है, पुटेबल शेयर्स क्या होते हैं वो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि जो उसमें डेरिवेटिव एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव। लेकिन क्विकली मैं आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे क्विकली यहाँ पे लिख रखा है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अगर आपका ओन इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे अगर आप फिक्स टू फिक्स टेस्ट क्या कहते हैं क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि दोनों लेग में, तो वो आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। या फिर दूसरा क्या होता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, सपोज मान लीजिए कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं और जो इरिडीमेबल है, ठीक है, जिस पे आपको डिविडेंड पे करना है, विच इज एट योर ऑप्शन, मीन्स एट द ऑप्शन द इशूअर, तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ये आपका यहाँ पे यू कैन अवॉइड irredeemable preference shares where you can avoid to make the payment. Irredeemable, maybe I'm just confused with the spelling, just pardon me. Irredeemable preference shares, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट रहता है, वो आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इशूअर का, तो यहाँ पे नो ऑब्लिगेशन टू पे द कैश। तो ये आपका इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जिसमें सपोज मान लिया इसमें आपको कोई डिविडेंड पे नहीं करना है, या फिर सपोज मान लो डिविडेंड आपको पे करना है, एंड डेट इज ऑल्सो एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशूअर, कि हाँ भाई ठीक है, इशूअर के पास अगर प्रॉफिट है तो वो पे करेगा डिविडेंड, नहीं तो नहीं करेगा। और जिसकी इरिडेमेबल मतलब क्या हो गया, जिसका कोई क्या कहते हैं मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट और ये डिविडेंड हो गया। तो ये दोनों क्या कहते हैं ईश्वर के उस पे है कि मतलब वो उसको पे करना है नहीं करना है, तो यहाँ पे नो ऑब्लिगेशन टू पे द कैश, तो ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहला जाता है। ऑन ऑन इंस्ट्रूमेंट में जो मैंने आपको बताया कि जो डेरिवेटिव वाला जो एग्जांपल जो दिया था, जिसमें आपके दोनों लेग अगर हैं ग्रॉस सेटल होने चाहिए, और क्या कहते हैं फिक्स टू फिक्स टेस्ट होना चाहिए, कि मतलब फिक्स नंबर ऑफ ओन इक्विटी शेयर होना चाहिए। और पुटेबल क्या होता है कि दिस इज ए स्पेशल केस, जिसमें क्या कहते हैं दो टाइप के शेयर्स आते हैं जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होते हैं। जब मान लीजिए कि आ, क्या बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट है, तो यूनिट ट्रस्ट में क्या होता है कि आपका ना कोई इक्विटी शेयर्स नहीं होते हैं, जिसमें आप क्या कहते हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म में आपका कोई इक्विटी नहीं होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर ए, मतलब ए बी सी अगर आपके पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में तो ए अपना जो भी उसका जो पैसा है वो रिफंड ले सकता है, ठीक है। सिमिलरली बी भी अपना पैसा ले सकता है और सी भी अपना पैसा ले सकता है। तो अगर देखा जाए कि जैसे ही वो अपना क्या कहते हैं स्टेक सरेंडर करता है, तो पार्टनरशिप फर्म को उसका पैसा रिम्बर्स करना पड़ेगा। तो ये अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। लेकिन आ, वैसा अगर देखा जाए तो इस पार्टनरशिप फर्म में कोई आपको इक्विटी शेयर्स ही नहीं होता, लेकिन इसी के लिए क्या कहते हैं इन लोगों ने स्पेशल वो क्रिएट किया गया है
कि ये एबीसी दे आर द होल्डर, मीन्स दे आर द ओनर, इनको ओनर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको पोर्टेबल शेयर बोले जाते हैं कि पोर्टेबल, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जो लेटर हम लोग पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पोर्टेबल शेयर का मतलब क्या होगा कि ये अपने स्टेक को पुट कर रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म को क्या कहते हैं उसके बदले क्या बोलते हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इज अ स्पेशल केस कि मतलब जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होने के बाद भी आप उसको कहते हैं इक्विटी कंसिडर कर रहे हो, अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म में कोई इक्विटी होगा ही नहीं। सिमिलरली यही सेम कंसेप्ट यूनिट ट्रस्ट में भी चलता है, लेकिन दिस विल बी क्लैरिफाइड मोर इन योर the chapter which is focused on this portable shares. So it will be covered under this compounded financial instrument chapter. ठीक है, तो पोर्टेबल शेयर इसको बोले थे कि जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है लेकिन आप उसको एज ए एक्सेप्शन उसको आप क्या कहते हैं इक्विटी ट्रीट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अदरवाइज फिर उस फर्म में आपका कोई इक्विटी नहीं होगा, इन ए सिंपल वर्ड। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, जो आपको केवल लिक्विडेशन के टाइम पे ही क्या कहते हैं आपको वो पैसा उसके शेयर्स मिले, मतलब उसके जो नेट एसेट मिलेंगे ओनली एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन। तो इसका सिंपल एग्जांपल जैसे क्या हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया। ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि मतलब कोई भी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, उसमें जो इक्विटी शेयर्स है प्रमोटर के पास। तो अगर इक्विटी शेयर्स क्या कहते हैं, नॉर्मली इक्विटी शेयर को पैसा कब मिलता है कि जब क्या कहते हैं लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेट में वो सारा जब एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कर देता है, उसके बाद जो पैसा बचता है, नेट एसेट बचते हैं, वो शेयर होल्डर्स के होते हैं। तो यहाँ पे उसको बोले जाते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और ये दूसरा जो मैंने आपको बोला कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी लेकिन उसके लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। अदरवाइज उस पर्टिकुलर फर्म में इक्विटी शेयर्स होंगे ही नहीं, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गया, यूनिट ट्रस्ट हो गया। ओके, तो पुटेबल हो गया। तो तीन टाइप के होते हैं जिसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, जहाँ पे आप अपना ऑब्लिगेशन अवॉइड कर सकते हो, कैश पे करना, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉ ऑन इक्विटी शेयर जिसमें आपका कहते हैं फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट क्या कहते हैं क्वालिफाई होना चाहिए, और दूसरा पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका दो कैटेगरी जो मैंने बना रखा है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो नॉर्मली क्या कहते हैं आप क्लासेस में भी देखेंगे तो इस पर फोकस नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर दिस पर्पस, कि ये जो आपने ओन इक्विटी जो यहाँ पे आपने बोला कि इस ओन इक्विटी में आपके पुटेबल शेयर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ओन इक्विटी शेयर्स में आपके पुटेबल शेयर्स नहीं आएंगे। So for this purpose, the entities own equity instrument do not include the putable financial instrument classified as the equity instruments. Instrument that impose, second क्या है, instrument that impose on the entity the obligation to deliver to the another पार्टी द प्रो रेटा शेयर, जो मैंने आपको बोला कि जो लिक्विडेशन के टाइम पे जो नेट जो उसके बाद जो एसेट बचते हैं, जो उन होल्डर्स का जो उस पर राइट रहता है, तो सिंपल इन द फॉर्म ऑफ कि ये भी एक इसको अलग से स्पेशल दिया गया था। इन दोनों का पुटेबल शेयर्स ही बोल दीजिए। ठीक है, और द नेट एसेट ऑफ द एंटिटी ऑन द लिक्विडेशन, जो केवल लिक्विडेशन के टाइम पे ही क्या कहते हैं वो लोग का उनके पास वो राइट आता है कि जो नेट एसेट बच रहा है उसको एक्वायर करने का। ठीक है, एंड आर क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और द इंस्ट्रूमेंट डेट आर देमसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फ्यूचर रिसीट और द डिलीवरी ऑफ द ओन इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या कहते हैं आपको मैं इक्विटी शेयर्स दे रहा हूँ, अपने शेयर्स कंपनी के साथ में एक आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ या फिर वारंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वारंट्स के बारे में बात करेंगे। इस टाइप के वारंट में भी जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं कि आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये आपको मिलने कि आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको ये आगे चाहिए नहीं चाहिए। तो ये उसको भी क्या कहते हैं क्या बोलते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गया आपका, जो आप यहाँ पे जो मैं ये जो बोल रहा हूँ कि शेयर्स ऑफ द ए लिमिटेड, इसके में तो इसमें क्या हो गया कि आपके पुटेबल शेयर्स नहीं आएंगे, पुटेबल शेयर्स नहीं आएंगे, प्लस जो आपको फ्यूचर में आपको कोई ऑप्शन अगर मिलता है कि अगर आप उसको एक्सरसाइज करोगे तो आपके उसके बदले क्या कहते हैं आपको इक्विटी शेयर दे रहेगा। तो
वो भी नहीं आएंगे। तो सिंपल यहाँ पे एज ए लेमैन अगर मैं बात करूँ कि पुटेबल शेयर्स यहाँ पे आपके नहीं आएंगे। ठीक है, पुटेबल शेयर्स ओन शेयर्स में नहीं आएंगे इस वाले में। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूँ। बट आई थिंक स्टिल क्या कहते हैं सी इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा कवर नहीं किया। बट इफ़ आई एम टीचिंग यू तो आपको मैं लाइन बाय लाइन में इसका मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक यू कैन कंपेयर विद योर क्लासेस ऑल्सो कि इस इतना डिटेल में ये क्या डेफिनेशन कवर किया हुआ है नहीं किया हुआ है। सो नाउ इट्स अ केक वॉक कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, आपके जो इन हैंड जो कैश हो गया, ट्रेड रिसीवेबल जो इन फ्यूचर में आपको जो कैश मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स जो फ्यूचर में आपको कैश मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो आपने ऑलरेडी इक्विटी अभी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, लोन रिसीवेबल जो आपको फ्यूचर में कैश मिलने वाला है। ठीक है, तो सिंपल वही होगा कैश और इक्विटी शेयर जो आपको फाइनेंशियल एसेट बोलता है। सो ऑन द अबव definition, some of the key element to understand the currency cash is a financial asset. It represents the medium of the exchange and is therefore basis on which the transactions are measured and recognized in the financial statement. So simple cash, या फिर जो आपने कैश क्या कहते हैं बैंक में डिपॉजिट कर रखे वो भी आपका एक कैश फॉर्म ही होता है। ठीक है, तो ये भी कैश ही हो गया आपका। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। सो अदर फाइनेंशियल एसेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स। तो क्विकली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव। सो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव मतलब जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर कैश या फिर इक्विटी शेयर्स। So contractual right or the contractual obligation to receive or deliver or exchange the financial instrument is itself a financial instrument. Okay. A chain of the contractual right or the contractual obligation meets the definition of the financial instrument if it will ultimately lead to the receipt or the payment of the cash or to the acquisition or the issue of an equity instrument. So common example of the contractual right to receive the cash or the corresponding financial liability represent the other पार्टीज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो मैंने आपको बताया कि अगर एक पार्टी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट है तो दूसरे के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी हो सकता है। टू डिलीवर द कैश इन द फ्यूचर, सी टू डिलीवर द कैश इन द फ्यूचर, सो वही मैंने आपको बोला कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। सो ट्रेड रिसीवेबल, इन फ्यूचर आपको कैश मिलने वाला है। लोन, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, इन फ्यूचर आपको कैश मिलने वाला है। डिपॉजिट मेड, कि जो आप फ्यूचर में कहते हैं कैश कलेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, जिसमें आपको बॉन्ड जब आप क्या कहते हैं आगे जब मैच्योरिटी के टाइम पे बॉन्ड जब आप सरेंडर करोगे तो आपको कैश मिलेगा, तो इन फ्यूचर आपको कैश मिल रहा है। सो द एबिलिटी टू एक्सरसाइज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और टू सेटिस्फाई द कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन may be absolute or it may be contingent on the occurrence of one or the more future events not wholly within the control of the either। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि परचेज्ड है तो परचेज कॉल ऑप्शन में क्या हो गया कि जिसने परचेज किया उसके पास ये राइट आ गया। लेकिन सिमिलरली दूसरा क्या एक आ सकता है कि ऑप्शन तभी एक्सरसाइज होगा, सपोज मान लीजिए कि फ्यूचर में कंपनी ने अपना आईपीओ लेके आया। ठीक है, फ्यूचर में कंपनी ने अपना आईपीओ लेके आया या फिर फ्यूचर में कि मतलब एक अपना टर्नओवर अचीव किया है, एक लिमिट टर्नओवर की अचीव किया है, तो ये क्या बोलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। तो ये किसी के हाथ में नहीं है, करेक्ट, ना तो ईश्वर के हाथ में ना क्या कहते हैं होल्डर के हाथ में। ये इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, तो ये उसी के बारे में बोल रहे हैं। इट मे बी कंटिजेंट ऑन द अकरेंस ऑफ द वन और द मोर फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, a contingent right and the obligation meets the definition of the financial asset financial liability even though such assets and the liability are not always recognized in the financial statement. For example, a lender may be provided with a financial guarantee by a party on behalf of the borrower, entitling to recover the outstanding dues from the guarantor if the borrower were to default. So financial guarantee contract जो आपका एक क्या कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है। अब इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेंडर में भी प्रोवाइडेड विद अ फाइनेंशियल गारंटी। तो लेंडर जो है बोरोवर को पैसा दे रहा है जिसमें लेकिन एक इसका गारंटर है
गारंटर है जिसने गारंटी दी है लेंडर को कि अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो गारंटर उसको पैसा देगा। ठीक है। लेंडर में बी प्रोवाइडेड विद a financial guarantee by a contractor by a party on behalf of the borrower entitling to recover the outstanding dues from the guarantor if the borrower were to default. So it may be noted that the paragraph 2 of the Ind AS 37 provision contingent liability and the contingent asset excludes from its scope the financial instrument within the scope. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो गारंटर को क्या मिल रहा है? सपोज मान लीजिए गारंटर क्या कहते हैं इसमें, अगर इसमें मान लीजिए कि गारंटर को स्टार्टिंग में कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीस, और उसके बाद वो गारंटी दे रहा है कि अब भाई कैश आउटफ्लो अगर डिफॉल्ट होता है बोरोवर का तो मैं ये करूंगा। तो अब यहाँ पे जो फीस है, फीस आपको किस फॉर्म में मिल रही है? कैश फॉर्म में मिल रही है, और यहाँ पे भी आपका आउटफ्लो कैश फॉर्म में हो रहा है। तो दोनों ही लेग क्या कहते हैं आपके कैश या फिर इक्विटी शेयर है। ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया। लेकिन ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई तो इसके लिए क्या कहते हैं, सॉरी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हुआ है, लेकिन इसमें अब क्या हो रहा है कि ये पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसके लिए फिर आपको डी स्कोप किया जा रहा है कि मतलब इसको एज ए एक्सेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ये इसके लिए एक पर्टिकुलर अदर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एस 37, वहाँ पे कवर होगा। तो ये फर्स्ट ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको फिर डी स्कोप किया जा रहा है और इसको फिर दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर किया जा रहा है। तो ये वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है। फ्रॉम इट्स स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट within the scope of the Ind AS 109, therefore the financial guarantee contract cannot be disclosed as a contingent liability. अब यहाँ पे क्विकली देखते हैं फिजिकल एसेट, राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट। ये आपके क्या कहते हैं फाइनेंशियल एसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक चीज़, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो इसलिए आपके ये फाइनेंशियल एसेट ही नहीं है। ठीक है। और कंट्रोल ऑफ द सच फिजिकल एसेट, राइट ऑफ द यूज एंड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट एन इनफ्लो ऑफ द कैश। अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा कि हाँ भाई आपको अगर फ्यूचर में बेचना है, तो फिर आपका क्या कहते हैं ये कि अपॉर्चुनिटी है कि आप एसेट को बेच के क्या कहते हैं आप इसमें कैश जनरेट कर सकते हैं। लेकिन करेंटली आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया, तो इसलिए वो उसको क्या कहते हैं, ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे यही लाइन का मतलब, बट इट डज नॉट गिव राइज टू ए प्रेजेंट राइट टू रिसीव द कैश और द अनदर फाइनेंशियल एसेट। की मतलब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही नहीं किया सेल करने का, तो फिर ये आपका फिजिकल एसेट्स जो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स हैं और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है, वही सिंपल जो मैंने अभी वही लेग का दो का कि मतलब ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने ए लिमिटेड को क्या कहते हैं से मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और बी लिमिटेड ने ही क्या कहते हैं कैश एडवांस में पे कर दिया, तो ये लेग फुलफिल हो चुका है, मतलब परफॉर्म हो चुका है। अब ये लेग आउटस्टैंडिंग है, तो सर्विस क्या आपका आपको फ्यूचर में करना है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस ये हो चुका है। तो अब ये सर्विस जो ये लेग जो आउटस्टैंडिंग है, ये आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिकॉज ये ना तो कैश है ना इक्विटी शेयर है। ठीक है। तो एसेट्स सच एज द प्रीपेड एक्सपेंस फॉर विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज द रिसीट ऑफ द गुड्स और द सर्विस rather than the right to receive the cash or the another financial asset. So another financial asset means your equity shares are not the financial assets. Similarly, items such as the deferred revenue and the warranty obligations are not the financial liability, because the outflow of the economic benefits associated with them is the delivery of the goods. तो कि उसमें एक लेग जो आपका ये रहेगा जो नॉन फाइनेंशियल आइटम्स है, क्योंकि गुड्स आपको डिलीवर करने रादर देन द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे द कैश। ठीक है। तो ये वाइसा वर्सा अगर हो गया कि आपने क्या कहते हैं वारंटी दे रखी है, वारंटी में आपको क्या कहते हैं कैश मिल रहा है, और लेकिन आपको एक वारंटी परफॉर्म करनी है। अ, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जांपल ये इसका हो गया। ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस का क्या हो गया, सिंपल एग्जांपल कि आपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी का ही आपने एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है और आपने कैश पहले ही पे कर दिया। सो ए लिमिटेड ने एडवांस में इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या कहते हैं पे कर दिया बी लिमिटेड को। तो ये आपका कैश आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो ये आपका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है अभी लेग, और ये आपका आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो इसमें ये एग्जांपल आ गया
कि आपको ये क्यों नॉन फाइनेंशियल आइटम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इट्स नॉट ए कैश और द इक्विटी शेयर। तो ये वाला हो गया, और ये वाला जो एग्जांपल है ये आपका इस वाले एग्जांपल के लिए हो गया, इस वाले के लिए, और ये वाले के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल दिया। ठीक है। और perpetual debt instruments such as a perpetual bond, debentures and the capital notes normally provide the holder with the contractual right to receive the payment on account of the interest at the fixed date extending into the indefinite future. So either with the no right to receive a return of the principal or right to return of the principal under the term that makes it very unlikely in the future. Perpetual debt में क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है और एक आपका इंटरेस्ट होता है। तो परपेचुअल है तो इसमें क्या हो रहा है कि ईश्वर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको रीपे करेगा प्रिंसिपल, लेकिन आपको ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फिक्स इंटरेस्ट रेट है, जो क्या कहते हैं ईश्वर के पास कोई राइट नहीं है उसको अवॉइड करने का, इंटरेस्ट ना पे करने का, तो फिर ये आपका ये कि लाइबिलिटी हो गया, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा फ्रॉम द ईश्वर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये आपका प्रिंसिपल जो आप क्या कहते हैं इरिडीमेबल है, मतलब परपेचुअल है, तो फ्रॉम द ईश्वर पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी इक्विटी, तो ये आपका कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, ये डिटेल में आगे करेंगे हम लोग। सो इवेलुएट द फाइनेंशियल एसेट, सो इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, कि आपको फ्यूचर में कैश मिलने वाला है, करेक्ट। तो फ्यूचर में जब कैश आपको मिलने वाला है तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप सिंपल अगर आप देखो तो 2 लाख कैसे हो गया कि सपोज ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है बी लिमिटेड के बॉन्ड्स में, ठीक है, परचेज किया बी लिमिटेड का, तो ए लिमिटेड स्टार्टिंग में कैश देगा और उसके बाद क्या कहते हैं ये फ्यूचर में जब ये मैच्योरिटी होगी तो बी यही कैश को वापस रिटर्न कर रहा होगा। तो अगर आप यहाँ देखा जाए तो ये लेग ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है एट द इंसेप्शन, और ये इन फ्यूचर जो आपका आउटस्टैंडिंग है, तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स हो गया। तो इसमें जैसा अगर देखा वैसे तो दोनों ही कैश है तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स की आपको फ्यूचर में कैश मिलने वाला है, अगर ये लेग परफॉर्म हो चुका है और ये लेग आउटस्टैंडिंग है तो मैं क्या बोला कि फ्यूचर में आपको कैश मिलने वाला है। तो ये उसकी बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड की फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, तो कॉन्टेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश, तो दिस वन। लोन्स एंड रिसीवेबल में भी ऐसी है कि आपने क्या कहते हैं फ्यूचर में आपको कैश मिलने वाला है, तो एक लेग आपको परफॉर्म हो चुका है, दूसरा लेग क्या कहते हैं अभी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश, तो एक लेग आपको आउटस्टैंडिंग है, जो लेग आउटस्टैंडिंग है उसमें भी आपको कैश मिलने वाला है। डिपॉजिट गिवन, इसमें भी आपको फ्यूचर में क्या कहते हैं कैश मिलने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें भी आपको फ्यूचर में कैश मिलने वाला है, या फिर फ्यूचर में ट्रेड रिसीवेबल भी मिल सकता है जैसे बिल रिसीवेबल, तो वो भी, लेकिन अल्टीमेटली बिल रिसीवेबल भी कैसे सेटल होगा, कैश के फॉर्म में होगा, तो वो भी आपका इन फ्यूचर आपको अल्टीमेटली कैश मिलने वाला है। आई होप है आपको ये भी काफ़ी क्लियर होगा, क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं रहता है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगेन यू आर हैविंग ए कैश इन हैंड, तो ये आपका फाइनेंशियल एसेट हो गया, specifically covered in the definition. Bank balance, again it's your cash in hand, okay, which you have deposited in the bank. Contractual right to receive the cash, so it's a financial asset. Investment in the equity share, like A Limited has done the, like myself, if I have bought a share of the Reliance company, Reliance shares, तो इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स, तो ये आपका इक्विटी शेयर्स हो गया जो इन हैंड है, तो ये आपका ये फाइनेंशियल एसेट हो गया। परपेचुअल डेट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, perpetual bond, debenture in the capital notes. So instruments, such instrument provide the contractual right to receive the interest for the indefinite future or a right to return of the principal under the terms that make it very unlikely. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बारे में बात करें जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। फिजिकल एसेट जिसमें आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कि आपको कैश मिलेगा, तो ये आपका ये फाइनेंशियल एसेट नहीं हुआ। राइट टू यूज़ ऑफ द एसेट, ये आप लीज में पढ़ोगे, तो लीज व्हीकल जो है जिसमें आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कि आप इसको सेल करके क्या कहते हैं आप कैश ले सकते हो। सो कंट्रोल ऑफ सच एसेट डज नॉट क्रिएट ए प्रेजेंट राइट टू रिसीव द कैश और द अनदर एसेट। इंटेंजिबल एसेट जो आपका पेटेंट और ट्रेडमार्क है जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है, तो इसलिए ये आपका नॉन फाइनेंशियल आइटम हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस जिसमें आपने क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल कि आपने कैश एडवांस में पे कर दिया है और आपको अब इलेक्ट्रिसिटी आगे मिलेगी, तो ये आपका प्रीपेड है। तो ये आपका ये लेग तो परफॉर्म हो चुका है, ये लेग अभी आउटस्टैंडिंग है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलने वाली है। तो और ये इलेक्ट्रिसिटी आपका नॉन फाइनेंशियल आइटम है बिकॉज इट्स नॉट ए कैश और द इक्विटी शेयर, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। दिस इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज रादर देन द राइट्स टू रिसीव द कैश। एडवांस गिवन फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज,
सिमिलरली वही हो गया आपका सेम, कि आपने एडवांस दिया है गुड्स के लिए जो आपको फ्यूचर में गुड्स मिलने वाले हैं, और गुड्स आपका जो दूसरा लेग जो आपको मिलने वाला है वो आपका कैश और इक्विटी शेयर्स नहीं है. सो दीज इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज रादर देन द राइट टू रिसीव द कैश. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा. So A Limited makes the sales of the goods to the customer on credit of the 45 days. The customers are entitled to earn a cash discount of 2% if the payment is made before the 45 days and the interest at the rate of the 10% is charged for the payment after the 45 days. So quickly आप इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं कि ये जो आपका A Limited है, A Limited और ये कस्टमर है, ठीक है. आपने A Limited को गुड्स दे दिए और ये आपको कैश देगा इन फ्यूचर. तो कैश जो आपको फ्यूचर में देगा, अगर आप 45 डेज से पहले दे देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपको 45 डेज के बाद देते हो तो आपको 10% आपको उसमें एज ए पेनल्टी पे. तो ये लेग परफॉर्म हो चुका है, तो इसको आपको इस पर फोकस नहीं करना है, ये भी आउटस्टैंडिंग है, और ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि आप ये कैश आपको रिसीव हो रहा है. तो ये आप ए लिमिटेड के लिए ये फाइनेंशियल एसेट हो गया और बी लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया. तो ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. डिपॉजिट, जेड लिमिटेड मेक्स a सेल ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट. ठीक है, goods are carried in the large container for the delivery to the dealer destination. All the dealers are required to deposit a fixed amount of 10,000 as a security for the container, which is returned only when the contract with the policy when the contract with the company terminates. So the deposit carries 8%, which is payable only when the contract terminates. If the containers are returned by the deliverer in the broken condition or any damage caused, then the appropriate adjustment shall be made from the deposit at the time of the settlement. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जेड लिमिटेड, ये जेड लिमिटेड और डीलर के उसमें है. तो डीलर क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में कैश दे रहे हैं एज ए डिपॉजिट के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा तो जेड लिमिटेड उसको कैश पे करेगा प्लस 8%. ठीक है. तो अब ये अगर आप देखो तो ये लेग परफॉर्म हो चुका है. अब ये लेग क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग है. तो ये लेग आउटस्टैंडिंग कैश के फॉर्म में, विच इज़ योर इक्विटी, विच इज़ योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे कैश और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि कैश कैश इफ द कंटेनर्स आर रिटर्न बाय द डीलर इन द ब्रोकन कंडीशन और एनी डैमेज, अगर देन अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट. तो यहाँ पे कैश, अगर डीलर क्या कहते हैं, कंटेनर जब वापस कर रहा होगा यहाँ पे, तो अगर डैमेज फॉर्म में रहेगा तो कैश उसको कम मिलेगा. ठीक है. तब भी ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही कहला रहा है क्योंकि अब ये कैश के फॉर्म में ही आपको डीलर को पैसा वापस मिल रहा है. ठीक है. तो जब ये कैश यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं जेड लिमिटेड को, जो आगे उसको रिवर्स करना है, तो तो जेड के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया और ये डीलर के लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया क्योंकि उसको कैश मिलने वाला है. ठीक है. So financial asset is an asset where there is a contractual right to receive the cash or the another financial asset from the another entity. So in the above case, the security deposits are receivable in cash at the end of the contractual. So hence they meet the definition of the financial asset. So this is, they are talking from the dealer's point of view. I hope ये आपको क्लियर होगा. अब ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे आपका इन हैंड वाला नहीं आएगा क्योंकि इन हैंड अगर आपके पास कैश है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो हो ही नहीं सकता है. तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर में जो आपको कैश पे करना है. ठीक है. सो इन हैंड वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. जो फ्यूचर में जो आपको फ्यूचर वाला जो है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, वो आ जाएगा. और थर्ड जो है आपका ऑन इक्विटी वाला, वो आएगा यहाँ पे, ऑन इक्विटी शेयर में सेटल हो रहा है. तो ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे आप खुद के कैश अगर आपके पास है उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं बोल सकते. और फ्यूचर में अगर आपको कैश पे करना है तो वो आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया. फ्यूचर में आपको कैश इक्विटी शेयर्स क्या कहते हैं डिलीवर करने हैं तो वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी हो गया. और ओन इक्विटी शेयर्स में क्या, आप अपना ओन इक्विटी शेयर्स में आप क्या कहते हैं जो नॉन डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा.
रिसीव नहीं होगा, डिलीवर होगा, डिलीवर द ओन इक्विटी शेयर्स होगा, और वो भी वेरिएबल होना चाहिए, तभी आपका ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। अगर ये फिक्स्ड होगा तो ये आपका क्या कहते हैं इक्विटी बन जाएगा। सिमिलरली डेरिवेटिव में भी आपका डेरिवेटिव में क्या होगा कि जैसे आपने कोई राइट कर रखा है ऑप्शन को, ठीक है, राइट कर रखा है कॉल ऑप्शन को, तो राइट कर रखा है तो यहाँ पे राइट मतलब क्या होगा कि आपको वो कॉल ऑप्शन अगर आपने राइट कर रखा है तो आपको ओन इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, और उसके बदले आपको कैश पे करना पड़ेगा रिटर्न कॉल ऑप्शन में। सिमिलरली रिटर्न पुट ऑप्शन में क्या होगा कि आप इक्विटी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स दोगे और उसके बदले आपको कैश मिलेगा। तो यहाँ पे जब ऑब्लिगेशन है, रिटर्न है, तो वो आपका क्या कहते हैं ऑन, वो आपका, और इसमें फिक्स टू फिक्स टेस्ट मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए, तो ये आपका क्या कहते हैं वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। तो वो यहीं पे आपने ये लिख रखा है। और दूसरा आपका क्या कहते हैं इक्विटी शेयर्स में आपका पुटेबल शेयर्स नहीं आएंगे। और दूसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो फ्यूचर में आपके पास जो कोई ऑप्शन आते हैं, वारंट आते हैं, वो नहीं आएगा। तो यहीं पे वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये 16 है, 16 भी जो पुटेबल शेयर्स के बारे में बोल रहे हैं, जो यूनिट ट्रस्ट और जो पार्टनरशिप फर्म के बारे में। और 16 सी 16 डी जो शेयर्स, जो क्या बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स केवल लिक्विडेशन के टाइम पे ही एक्टिवेट होते हैं। ओनली सिंपल वर्ड, जो 16 सी 16 डी जो है जो इंस्ट्रूमेंट जो लिक्विडेशन के टाइम पे ही एक्टिवेट होंगे, कि हाँ भाई ठीक है, जैसे लिक्विडेशन आया तो उसके बाद जो नेट, जो शेयर्स बच, जो नेट एसेट बचा उस पर उनके राइट्स आ रहते हैं उसको रिकवर करने का। ठीक है, तो आप उसको ऐसा समझ के चलिए। तो ये दोनों जो स्पेशल केस है जिसको क्या बोलते हैं पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जो मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ, वो आपका इस ओन इक्विटी शेयर्स में नहीं आता है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बोला, डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्लूड द कार्व आउट। एक यहाँ कार्व आउट है फ्रॉम द IS 32 that the variability due to the foreign currency shall be ignored while classifying the foreign currency convertible bond as equity or the liability or the compound instrument। uh, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है। हेलो फ्रेंड्स, welcome back. I think because now is almost 1.5 hour हो चुके हैं ये वीडियो बनाते हुए, so I will be continuing in the next lecture and then we will complete this lecture, and I will just try to gather the questions from the past paper of the CA Institute if I can. Otherwise, we will move on to the second chapter, and we'll follow the same strategy. Um Okay, and if you have liked this video, please uh, subscribe it and click on the like button, and please circulate it among your friends, because I know this is a very difficult uh, topic and it requires a lot of efforts to prepare the video just for you, so that means you can understand in a very easy manner, because here I'm just sharing my practical experience. Also, I'm using my practical experience to uh, make it simple. Otherwise, if you have seen, like means if somebody who has attended the classes already, so they can see, and they can see the differences, the s- the way I'm explaining, because this is not picked from any classes. So this simply I picked it from my um, practical experience, and to explain you about all the concepts. Please, that's why means I'm requesting, so that means you can, um, I should feel motivated. Yep. Okay. Thank you. Thanks a lot. And please listen this video fully so that you can appreciate all these things.